तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है और उम्मीदवार टिकटों के लिए अपना आवेदन कर रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस में बड़ी बाढ़ आ गई है। उम्मीदवारों की ऐसी बाढ़ आई है कि आंकड़ा तकरीबन 2500 के पार पहुंच चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है उम्मीदवारों को कि इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है, या ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है कि इतने सारे आवेदन आ गए हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज। उनसे बात करते हैं। सर, टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि इस बार उम्मीदवारों की जबरदस्त बाढ़ देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? बाढ़ नहीं, इसको जनता का जोश बोलते हैं कि लोगों के अंदर जोश है, लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। और ये आम आदमी को भी पता है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी, उनके पास भी विचार पहुंचते हैं लोगों के। तो आज हर कार्यकर्ता के मन में है कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं जीतूंगा। ऐसी कब होती है परिस्थितियां? जब ज्यादा उम्मीदवार आते हैं, जब उम्मीदवारों को, वर्कर्स को ये लगे कि हमारी सरकार बन रही है, लोगों का उत्साह, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा में भी हमारे जो उम्मीदवार 5 जीतने के बाद 5 हारे भी हैं। गुड़गांव वाले 70,000 से हम रह गई, हमारी एक सीट हमारी कुरुक्षेत्र जो है 20,000 से रह गई, बहुत कम मार्जिनल से रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये उत्साह है कि भाई जो मौका मिले तो हम आगे आकर के उम्मीदवार बन के और सरकार में भागीदार बने। ऐसा हम लोकसभा चुनाव की बात, इस तूफान में एक तरह से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन रहा और रिजल्ट जो रहा, उसने क्या और इसको और तेज कर दिया? नहीं, वो भी है। और लोगों में क्या होता है ना, ये जनता की आवाज का जो आप उम्मीदवार देख रहे हैं ना, उसमें हमने हर आदमी को मौका दिया है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। शुरू से ही हम ये बताते आए हैं कि राहुल जी ने हर काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। उन्होंने जैसे ही एक बार हम हारे, हम 14 में उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी ली, रिजाइन दे दिया। भाजपा के अंदर कोई क्राइम कर ले मंत्री, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी व्यवस्था में गंभीर से गंभीर दुर्घटना हो जाए, कोई घोटाला हो जाए, इवन किसानों के ऊपर किसी मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे, कोई वहां पर सुनवाई नहीं है। कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, केवल डिक्टेटरशाही है। आम आदमी को आवाज को कुचलना, चाहे वो ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, उनका हमेशा प्रयास ये रहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से खत्म करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदैव, अभी नहीं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मोदी जी आ गए या बीजेपी आ गई तो हमने आज प्लेटफॉर्म दे दिया, शुरू से ही हमारी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है। लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए पंडित नेहरू जी के खिलाफ भी बोला, किसी को बाहर नहीं किया। एक बार आपको याद हो, अगर इतिहास में आपने पढ़ा हो, तो हमारी सदन के अंदर जब एक बार अपोजिशन का कोई सांसद नहीं था, तो पंडित नेहरू ने अपोजिशन से सांसद चुनवा करके, नॉमिनेट करवा करके उसको अपने सदन में बिठाया था। वाजपेयी जी के आपको एग्जाम्पल है, राजीव जी ने वाजपेयी जी को स्पेशल जो है उनका इलाज करवाने के बहाने से विदेश में यूएन के अंदर भेजा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये रही है सर्वदलीय। ये देश सबका है, ये देश सब साथियों का है, सब देशवासियों का है। हम हर एक को मौका देना चाहते हैं, ये हमारी शुरू से परंपरा रही है। इसी परंपरा का निर्माण हर जगह हम कर रहे हैं, वो हरियाणा में भी हुआ है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग जो कि चयन समिति में है एक तरह से, या मैं कहूँ कि की पोजीशंस में हैं, आप लोगों के लिए टास्क और बढ़ गया है? क्या नाराजगी का खतरा पैदा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब साथी कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग हो सकता है नए आए हों, हो सकता है उनमें से, मैं सबके लिए नहीं बोलता, जो नए आए हैं वो भी किसी न किसी नाराजगी के कारण आए हैं। लेकिन हो सकता है उनमें से एक आधा लोग ऐसा भी हो कि केवल टिकट के मात्र बहाने से आए हों। लेकिन उसमें आप सबको इस दायरे में नहीं ले सकते। तो ऐसा अगर कोई व्यवस्था, एक आधा लोग जाते भी हैं तो मैं नहीं समझता। अगर लेकिन सबको हम साथ लेके चलेंगे, सबकी सुनेंगे। हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर साहब, हुड्डा साहब, उधमान जी और बाबरिया जी सबसे मिल रहे हैं। जो कैंडिडेट अपना इंटरव्यू देना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, किसी की ये नहीं है कि सुनवाई नहीं हो। कोई कार्यकर्ता या नेता ये नहीं कह सकता कि हमारे से कोई मिलता नहीं है। एक सवाल ये भी है कि दूसरे राजनीतिक दलों के विधायक, सांसदों के भाई, वो भी आवेदन कर रहे हैं आपके वहाँ उनके लिए।
क्या दूसरी पार्टियों में स्कोप खत्म होता नजर आ रहा है इस बार? बिल्कुल, आप इससे समझिए कि जब सरकार के लोग हम किसी अपोजिशन पार्टी में शामिल शुरू हो जाएं, तो ये एक संकेत होता है सीधा स्पष्ट। मतलब जनता का ये सीधा एक वो भाव है कि सरकार किस पार्टी की बनने वाली है। तो जब कांग्रेस पार्टी में सारे लोग शामिल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग उम्मीदवार आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। केंद्र में भी आती, थोड़ी सी उसमें हमारी कमियां रह गई, तो उन कमियों को आगे दूर करेंगे। और मुझे भी लगता नहीं कि, हालांकि बीजेपी अल्पमत में है, गलत तरीके से वो समर्थन लेकर के सरकार चला रही है, पर ठीक है, चले उनकी सरकार, हम तो कहेंगे अच्छी बात है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार ना करें। हम तो अभी भी आगाह करेंगे कि 10 साल उन्होंने बहुत डिक्टेटरशाही चलाई। ये देश सबका है, सबको रहने का अधिकार इस देश में रहना चाहिए, बोलने का अधिकार इस देश में रहना चाहिए। तो एक सवाल जरा सारे उम्मीदवारों के मन में चल रहा है, थोड़ा उसको एड्रेस करते हुए बताइए कि ये टिकटों की प्रक्रिया का काम कब तक हो जाएगा और कब तक टिकट वितरण की संभावना है? देखिए, अभी हमारी स्टेट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें फिर जो भी कैंडिडेट हमें आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो हमारी सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जिसके कि माकन जी को चेयरमैन बनाया है। वो उसमें से काफ़ी सदस्य भी हैं 4-5, और बाकी लोग बैठ करके वो फिर स्क्रीन करेंगे, उसमें से छांटेंगे जो उम्मीदवार जीतने योग्य हैं। हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है 10 भी हों। उनको फिर उनके एक पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजेंगे। फिर केंद्रीय चुनाव समिति आखिरी मोहर लगाती है। यही हमारा प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर को फॉलो पार्टी कर रही है। कब तक हो सकता है, कुछ समय बताना चाहेंगे? इसमें हम अपन निश्चित नहीं कर सकते, बट ये डेफिनेटली है कि भाई हम हमारी मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी पार्टी कि भाई इसको, क्योंकि इतने सारे उम्मीदवार हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि अगर हमने यही तय कर रखा है कि हमने इनको टिकट देनी, तो फिर वो उस व्यवस्था का फायदा क्या है। वो हम उसमें से ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काबिल व्यक्ति रह जाए इसके बीच में जो जीत सकता हो, और हम उसकी बजाय हम दूसरे को दे दें। तो हम हर एक को प्रक्रिया को अपनाते हुए, एक एक चीज़ को छांटते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, और पूरे हम सारे रिपोर्ट्स मंगा करके फील्ड की, तब ये निर्णय लेंगे, तभी आगे से पैनल बन के जाएगा। तो उसमें समय की जहाँ तक बात है, चुनाव से तो पहले डेफिनेटली डिक्लेयर होगा कि भाई जो प्रक्रिया चुनाव की प्रारंभ होगी। अभी तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी नहीं किया, अभी तो राज्यसभा में सब चल रहा है मामला। तो मेरी समझ से सितंबर में हो जाना चाहिए। टिकट देने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होगा? क्या सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाएगा या कास्ट फैक्टर, दूसरी चीज़ों को भी देखा जाएगा? नहीं, विनेबिलिटी तो नेचुरल है कि ये फैक्टर होता ही है। कास्ट का भी कुछ फैक्टर होता है, और कुछ कार्यकर्ता का कितना पुराना योगदान है, और कौन सा कार्यकर्ता किस लेवल का है, ये सारी चीज़ें मिला करके हम तय करते हैं। हमारे यहाँ कोई ये तय नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए, मतलब राहुल जी को भी ये पार्टी तय करती है कि आप ये छोड़ें, ये वाली सीट ये रखें। वो 2 सीटों से जीते थे। तो जो पार्टी का निर्णय लेता है बोर्ड, वही हम स्वीकार करते हैं, और उसको बड़े सोच समझ के लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पे जिम्मेवारी थोप दी, किसी पे निर्णय थोप दिया, कि जबरदस्ती किसी को बोल दिया। सबकी सुन के, सबको देख करके, मतलब हर चीज़ को, फैक्टर को, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस देखेंगे, चाहे विनेबिलिटी। ऐसे जरूरी नहीं है कि सारी 90 की 90 सीटें विनेबिलिटी के कारण ही दी जाएं। उसमें कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता होते हैं जिनको ये देखा जाता है कि ये कितने समय से काम कर रहा है, पार्टी में उसके कितने महत्वपूर्ण योगदान है। तो सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। उसमें विनेबिलिटी एक फैक्टर है, ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही आप ये कि भाई उसकी जमानत ही जब्त होने वाली हो, कि भाई उस आदमी को आप जान करके दे दें। तो पार्टी सब फैक्टर्स पे गौर करके आगे टिकट देगी। एक मेरा सवाल अब आखिरी मोड़ पर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार युवा उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार मैं कहूँ, युवा संभावित उम्मीदवार और महिला उम्मीदवारों की संख्या, महिला उम्मीदवारों ने तकरीबन 500 महिला उम्मीदवारों ने दावेदारी की है टिकट के लिए। तो क्या इस बार हम देखेंगे कि हरियाणा की जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट होगी, उसमें युवा और महिलाओं की प्रतिशत ज़्यादा होगा? देखिए, युवाओं और महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना होता, या SC BC उम्मीदवारों को आगे नहीं बढ़ाना होता, तो हम उनकी फीस कम क्यों रखते? हमने इसलिए, हमें बड़े लोगों ने सलाह दी कि आप जो है इसमें से BC हटा दीजिए, OBC हटा दीजिए। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निर्णय हमेशा वो होना चाहिए जो गरीब के पक्ष में हो, जो आम आदमी के पक्ष में हो। पैसा किसी पार्टी का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हमें बीजेपी की तरह महल नहीं खड़े करने। हमें कोई ये देश हमारा है, इस देश की हर बिल्डिंग हमारी है, हम उसके हैं। तो हम ये क्यों सोचेंगे पार्टी का कार्यालय बना करके या पार्टी में पैसा जोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे? हमने हर आदमी को मौका दिया है। 5,000 रुपये, जबकि 14 में 11,000 रुपये फीस थी हमारी, इस बार और कम कर दी।
जबकि महंगाई इतनी बढ़नी है और हर चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन हमारे नेता ने यही सोचा कि नहीं, हमें हर आदमी को मौका देना है, क्योंकि राहुल जी का यही प्रयास रहता है कि 50% में युवा, महिला और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकटें दी जाएं, महिलाओं को टिकटें दी जाएं, ओबीसी को टिकटें दी जाएं, एससी कास्ट को टिकटें दी जाएं, सबको मौका मिले। यही राहुल जी का प्रयास रहता है, यही खड़गे जी का प्रयास है और यही हमारे नेता हुड्डा जी का और उदयभान जी का प्रयास है। एक आखिरी सवाल, आपने अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी एक्सप्रेसवे को लेकर, क्या समस्याएं आपने सामने रखी उनके? देखिए, जब ये एक्सप्रेसवे बना था तब सोहना में विकास और था और आज विकास और है। आप देख रहे हैं 35 सेक्टर सोहना में डेवलप हो रहे हैं और ये हमने जब केएमपी का ये कनेक्टिविटी हमने इसको दी थी, जब हमने राजीव चौक से, ये हमारे टाइम में प्लान हुआ था, किसी कारणवश इसका शिलान्यास नहीं हो पाया था। हुड्डा जी, हालांकि एक जनसभा भी रखी गई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वो मतलब शिलान्यास टाल दिया गया। लेकिन उस समय हमने ये प्लान किया था कि केएमपी को कनेक्ट करेंगे हम। एक फ्लाईओवर सोहना के ऊपर बनना था जिसमें 7-8 अंडरपास बनने थे। कुछ कनेक्टिविटी रह गई, जैसे आप घामड़ौज, अलीपुर आप आते हैं तो उन गाँवों की कनेक्टिविटी ऊपर से नहीं है, उनको सबको सर्विस लेन में आना पड़ता है। एक इसके अंदर ये अन्याय है कि ये सर्विस लेन में रास्ता ही नहीं है, आपको जाना ही टोल से होके पड़ेगा। तो मैंने मंत्री जी के संज्ञान में वो सारी बातें डाली हैं कि सोहना की ये समस्याएं हैं। मैंने समय तो काफ़ी समय से लिखवाया हुआ था, लेकिन बाई चांस मुझे अब समय मिला तो जो कि जबकि चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि वो भी शायद लोकसभा चुनाव में बिजी रहे होंगे, इस कारणवश 6 महीने मैंने, वरना 6 महीने पहले रिक्वेस्ट दी थी मैंने भी और आफ्ताब अहमद जी ने भी। तो मैं दोनों ही जिलों की समस्याओं को उनको बता के आया हूँ कि ये रोड राजस्थान तक बनाया जाए, मतलब जो आगे बॉर्डर तक डबल हो चुका है राजस्थान वाला पोर्शन, हमारा पोर्शन सिंगल लेन है, वो डबल किया जाए, उजीना मोड़ में कट बनाया जाए, और कई सारी समस्याएं थी जो मतलब एक्सप्रेसवे को हमने रिक्वेस्ट किया नूह तक बढ़ाया जाए जो सोहना तक है। तो ये सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिससे यहाँ ट्रैफिक का स्मूथ आगमन हो सके, सोहना शहर हमेशा जाम रहता है, वो जाम को दूर किया जा सके, इसी कारणवश मैं मंत्री जी से मिला था। तो उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फ़ोन भी किया और अधिकारियों की मुझे कॉल भी आ गई है। जल्द एक मीटिंग भी प्लान होगी जिसमें हम लोकल विधायकों को भी लेके जाएंगे, अपने रिक्वेस्ट करेंगे कि वो साथ चलें और इलाके की समस्याओं को बताएं। मेरा चलिए किसी कारणवश मुझे समय मिल गया, आगे किसी ने पहल नहीं की, लेकिन अगर मैंने पहल की तो हम सबको साथ लेकर के जो भी इस रोड की समस्याएं हैं सब समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करेंगे। तो कुल मिलाकर जितेंद्र भारद्वाज बता रहे हैं कि उम्मीदवारों की सूची से लेकर सोहना एक्सप्रेसवे वाली जो बात उन्होंने कही है कि उम्मीद है कि सोहना को जल्द से जल्द जाम से राहत मिलेगी, और उम्मीदवारों के लिए जो उन्होंने बात कही है कि अभी फ़िलहाल जो है कई दौर की और मीटिंग्स होनी है, कुछ कमेटीज़ बनाई जानी है, उसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी चर्चा हो पाएगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, सोहना।